वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 2 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने की मांग तेज होती जा रही है। बीरभूम में जो इंसिडेंट हुई, जो बहुत ही दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 10 लोगों की जान गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल का मतलब यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है सस्पेंड और वहां पर जो डायरेक्ट रूल है सेंटर का वो स्टैब्लिश हो जाता है। अगर सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रन ना कर पाए और ऐसा सेटिस्फाइड हो प्रेसिडेंट को, तो वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं। इसे स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी पुकारा जाता है। आर्टिकल 356 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। आपको पता है कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, जिसे आज तक कभी इंपोज नहीं किया गया है। इस प्रेसिडेंट रूल के इंपोज हो जाने के बाद स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं रह जाते और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सीधे सीधे कंट्रोल कर लेता है स्टेट को। जो गवर्नर हैं वो हेड बन जाते हैं उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पे और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे कामकाज शुरू हो जाते हैं। स्टेट इमरजेंसी के लगने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 महीने के भीतर ले लिया जाना चाहिए जिस दिन से प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया गया है। पार्लियामेंट के अप्रूवल का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही यह अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। यह अप्रूवल होता है सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, PNV, ये रिक्वायर्ड होता है। एक बार में प्रेसिडेंट रूल 6 महीने तक लगाया जा सकता है। यद्यपि 6 महीने के अप्रूवल के बेसिस पे इसे मैक्सिमम 3 साल तक बनाए रखा जा सकता है। 3 साल मैक्सिमम लिमिट होती है स्टेट इमरजेंसी के लिए। यहां पर गवर्नर की रिपोर्ट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आर्टिकल 356 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जा सकता है गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे। अगर स्टेट के गवर्नर ऐसी रिपोर्ट दे देते हैं कि वो सेटिस्फाइड हैं कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रही है, तो बिल्कुल साफ है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। कैसे खत्म हो सकता है प्रेसिडेंट रूल? बहुत ही आसान है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। इसके लिए किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज वरुणा के बारे में है। हाल ही में इसका 20th एडिशन हुआ। किसके किसके बीच में है ये जरूरी होगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में। इमेजिन कर लीजिए कि आप इंडिया से फ्रांस उड़ के जा रहे हैं और जो वरुण देव होते हैं वो वायु के देवता होते हैं ना। तो यहां पर देखिए इंडियन और फ्रेंच नेवीज ने आपस में मिलकर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ये एक्सरसाइज 1993 से ही चल रही है, यद्यपि 2001 में इसे फॉर्मली नाम दिया गया वरुणा और ये एक एनुअल इवेंट बन गया। मैंने आपसे कई दफा कहा है एक्सरसाइजेस का एक बेसिक रोल होता है, वही हमेशा ही होता है, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, आपस में मिलकर बढ़िया से काम कर सकें और म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, यही ऑब्जेक्टिव होता है। डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ा ये एयर एक्सरसाइजेस हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में, और शक्ति ये आर्मी के बीच की जाने वाली एक्सरसाइज है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई कर लिया है 2 नई जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करने का राइट इंडिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही होता है और इन दोनों साइट्स के एडिशन के बाद भारत में जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं, या फिर आप इन्हें शॉर्ट में जियो हेरिटेज साइट बोल सकते हैं, इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 34। तो पहले ये 34, 32 हुआ करता था और ये 2 नई साइट्स जो ऐड की गई हैं ये मिलने के बाद बन चुकी हैं 34। जियो हेरिटेज साइट्स ऐसी साइट्स को कहा जाता है जिनकी कुछ जियोलॉजिकल वैल्यू हो, वो कल्चरल फॉर्म में सिग्निफिकेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अर्थ के इवोल्यूशन या अर्थ की हिस्ट्री को लेकर हमें अच्छी जानकारी देते हो। ऐसी साइट्स को हम जियो हेरिटेज साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पेरेंट बॉडी होती है ऐसी साइट्स को रिकॉग्नाइज करने को लेकर। वो एफर्ट्स लगाते हैं कि ऐसी साइट्स को न केवल आइडेंटिफाई किया जाए बल्कि प्रोटेक्ट भी किया जाए। जो अभी 2 नई साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं उनमें एक तो है शिवालिक फॉसिल पार्क जो कि आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है डोलोमाइट या लाइमस्टोन ऑफ बक्सा फॉर्मेशन। यहां पर आपको जो
स्ट्रोमेटोलाइट हैं वो मिलेंगे। स्ट्रोमेटोलाइट जो होते हैं वो बेसिकली लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन का लेयर डिपॉजिट होता है, लाइमस्टोन परत दर परत जमता चला जाता है, उसे ही स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बेसिकली ग्रीन और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वही इसे कैटलाइज करते हैं इस प्रकार के फॉर्मेशन को बनने को लेकर। तो जो शिवालिक फॉसिल पार्क है वो तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर हमें जो वर्टिब्रेट्स फॉसिल्स होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव होते हैं, उनके कई सारे फॉसिल्स का कलेक्शन मिला हुआ है, जो कि प्लियो या प्लिस्टोसीन जो एज है उस समय का बताया जा रहा है। फर्दर ये जो डिपॉजिट है, यहाँ पर हमें एक नैरो लीनियर डिप्रेशन मिला है, एक गड्ढेनुमा आकृति मिली है जिसे 4 डीप नाम दिया गया है। बात करते हैं सेकंड वाले का, दैट इज स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट। ये आपको मिलेगा सिक्किम में, और ये एक रेयर एग्जांपल हमें देता है सिक्किम हिमालयाज में अर्ली लाइफ का, कि यहाँ पे लाइफ की शुरुआत होती कैसे है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट मॉन्स के बारे में है। राइट मॉन्स में 2 वर्ड्स हैं, एक तो राइट और दूसरा मॉन्स। पहले दोनों शब्दों का मतलब बता देता हूं, फिर बाकी की कहानी डिस्कस करेंगे। राइट ब्रदर्स का नाम सुना है, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि पहली बार हवाई जहाज उड़ाया था। राइट ब्रदर्स, उन्हीं के नाम पर यह शब्द यहां पे जोड़ा गया है, राइट। मॉन्स का क्या मतलब होता है? मॉन्स बेसिकली होते हैं माउंटेन फीचर्स। माउंटेन फीचर्स का मतलब ये होता है कि ये पहाड़ की एक आकृति है जो प्लूटो पे पाई गई है, उसे ही नाम दिया गया है मॉन, और पूरा नाम राइट मॉन। अब आपको समझ में आ गया। नासा का एक प्रोब है, या फिर यू कैन से न्यू हॉरिजन प्रोब जो है, जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, उसने प्लूटो को लेकर कुछ फाइंडिंग्स अभी हाल ही में रिवील की हैं। जो प्रोब है यानी कि न्यू हॉरिजन, वहां पर उसने आइसी लावा का एक फ्लो आइडेंटिफाई किया। मतलब लावा गुजरा होगा, ऐसी आकृति बनी हुई थी और आइस कवर्ड हमें ऐसा मिला है वहां पे। मान्यता यह है कि यह आकृति जो है वो 1 बिलियन साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। फाइंडिंग्स ये भी बताते हैं वहां पर एक विशेष प्रकार का माउंटेन फीचर हमें दिखा है जिसे राइट मॉन नाम दिया गया है। नासा का जो न्यू हॉरिजन है ये 2015 में काफी क्लोज से गुजरा था प्लूटो के, उसी समय की फाइंडिंग्स हमारे पास आज अवेलेबल है। राइट मॉन एक माउंटेन फीचर है, प्लूटो के ऊपर इसे पाया गया है। इसे न्यू हॉरिजन टीम ने राइट ब्रदर्स के नाम के ऊपर राइट मॉन नाम दे दिया है। राइट मॉन अगर एक माउंटेन फीचर है तो ये किस प्रकार का फीचर है? इसमें सपोज करिए ये जमीन है, ठीक है, तो जमीन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की हाइट पर ऊंचा एक पहाड़नुमा आकृति हमें मिलेगी, जिसके सेंटर में हमें मिलेगा एक डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन 40 से 50 किलोमीटर चौड़ा होगा, इस प्रकार की आकृति हमें मिली है। ठीक है, तो मतलब ये तो हाइट जो है वो 4 से 5 किलोमीटर की मिलेगी, ये पूरा एरिया 150 किलोमीटर के आसपास का हो सकता है, और बीच में हमें एक डिप्रेशन मिलेगा जो 40 से 50 किलोमीटर का होगा। इस प्रकार की आकृति को ही कहा गया राइट मॉन। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आकृति जो दिखी है ये 1 या 2 बिलियन साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, और ये एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, जहां पर मे बी काइंड ऑफ क्रेटर, आपको लग रहा होगा ना कि बीच में वॉल्केनो का एक क्रेटर बना हुआ है, तो ऐसी आकृति हमें वहां पे दिखी है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नानर ऑयल रिफाइनरी के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार इस ऑयल रिफाइनरी को वापस से चालू करने को लेकर विचार कर रही है। इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था 2019 के इलेक्शंस के पहले, हालांकि इसके रीजंस प्योरली पॉलिटिकल थे। देखिए महाराष्ट्र में ये मुंबई है, और यहाँ उसके काफी साउथ में आपको यहाँ पे मिलेगा नानर। रत्नगिरी जो ऑयल रिफाइनरी है उसका जो फॉर्मल नाम है वो नानर में लगाई जा रही थी, तो इसलिए उसे नानर ऑयल रिफाइनरी भी कहा जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसे रत्नगिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ये इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे। एशिया की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनने वाली थी, अगर ये बन जाती है पूरी तरीके से तो। नानर जो विलेज है रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कोस्टल कोंकण रीजन है, वहां पे ये प्रपोज्ड है कि वहां पर ये ऑयल रिफाइनरी हम लगाएंगे। इस ऑयल रिफाइनरी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। ये ज्वाइंट वेंचर होना है इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है एरामको, और यूएई की जो कंपनी है नेशनल ऑयल कंपनी, ये सब मिलके इस ऑयल रिफाइनरी को लगाने वाले थे। जो प्रोजेक्ट है इसे सेंट्रल महाराष्ट्र की सरकार ने 2014 में अप्रूवल दे दिया था। उम्मीद ये थी कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन 2019 में जब असेंबली इलेक्शंस स्टार्ट हुए और लोकसभा के इलेक्शंस, उसके पहले बीजेपी और शिवसेना में एक टसल शुरू हो गया। पॉलिटिकल रीजन से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। चूंकि वो जो रिफाइनरी लग रही है उसकी बेसिस पे कई सारा जो हेक्टेयर एरिया है वो यहाँ पे उस रिफाइनरी के बेसिस पे आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जो वहां के लोकल्स हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। शिवसेना के ऊपर प्रेशर था कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करवाते हैं तो लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे या उनको अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने बीजेपी से कहा कि हम आपके साथ प्री पोल अलायंस केवल तब करेंगे जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दोगे, हाल्ट कर दोगे। उसके बाद वहां के उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने फाइनली इस प्रोजेक्ट को रोक दिया।
ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रुका था और एक बार फिर से इस पर चर्चा चल रही है कि इसे हम वापस से रिवाइव कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सनफ्लावर के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फोकस किया है कि अब वो जो एरिया और प्रोडक्शन है सनफ्लावर का उसे प्रमोट करेंगे। देखिए, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आपको कई सारी घटनाओं का जो प्रीटेक्स्ट है वो यूक्रेनियन जो रस्तो यूक्रेनियन वॉर है उसमें मिल जाएगा। जो सनफ्लावर का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होता है वो मेजरली होता है यूक्रेन से और रशिया से। दोनों इस समय वॉर में है, मतलब वहां से जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया है। तो कई सारे अन्य देश सनफ्लावर को लेकर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश में है, इंक्लूडिंग इंडिया। साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनोस एल। सनफ्लावर को आप आम बोलचाल की भाषा में सूरजमुखी बोलते हैं। ये ऑयल सीड क्रॉप है इंडिया में। सनफ्लावर की एक खास बात होती है, ऐसा बोलते हैं कि जो सन का डायरेक्शन है उसको फॉलो करता है, मतलब जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर सन जाता है वैसे वैसे अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। वैसे ऐसे बोलते हैं कि ये सन के डायरेक्शन को फॉलो करता है। मैं कई बार सनफ्लावर की फील्ड में गया हूँ, वहां पे मुझे कई सारे फूल ऐसे दिखते थे जो कि सन के डायरेक्शन के अपोजिट होते थे, तो मुझे उन्हें देख के बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता था भाई आप ऐसा मत करो, आपको बोला गया है कि सन के डायरेक्शन को फॉलो करो तो फिर करो, क्यों नहीं करते हो। बट ठीक है, वो नहीं करते, हो सकता है उनका मन ना करता हो या वो डिसेंटिंग फ्लावर्स हो, यू कैन से। जो सनफ्लावर है वो सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल होता है पूरी दुनिया में। कुकिंग पर्पसेस से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर के सीड्स में 48 to 53% एडिबल ऑयल हमें मिल जाता है। यूक्रेन और रशिया सनफ्लावर के जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनमें काउंट किए जाते हैं। यूक्रेन रशिया मिलकर दुनिया का 60% सनफ्लावर ऑयल जो उसके ऑयल प्रोडक्शन होता है और उसका एक्सपोर्ट होता है उसको कवर करते हैं। इंडिया में भी कई सारी जगहों पे इसे उगाया जाता है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 10 से 12% या 220 से 230 लाख टन की नीड होती है हमारे यहाँ, डोमेस्टिक डिमांड है कुकिंग ऑयल की सनफ्लावर में, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। 90% जो इंडिया का सनफ्लावर ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है वो इन्हीं दो देशों से कवर होता है, 70% यूक्रेन से एंड 20% रशिया से। तो अब चूंकि यहां से सप्लाई डिसरप्ट होगी तो हमें कुछ और एवेन्यूज तो देखने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में है, या शॉर्ट में से ड्रिप बोलते हैं, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अभी न्यूज में ये निकल के आया है कि एशियन कंट्रीज में इंडिया सबसे ज्यादा फ्लड मोर्टेलिटी वाला देश है, मतलब यहाँ पर फ्लड से होने वाली मौतें सबसे ज्यादा होती हैं। हर साल कई सारे लोग फ्लड्स में अपनी जान गंवा देते हैं। 2012 में सेंट्रल वाटर कमीशन ने वर्ल्ड बैंक की मदद से ड्रिप प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। जो ड्रिप है इसके माध्यम से हम डैम्स की सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप तैयार किया जा रहा है ताकि डैम को और स्ट्रेंथन किया जा सके। फेज 1 में 223 डैम सेलेक्ट किए गए थे 7 राज्यों से जिन पे काम किया गया। फेज 2 और फेज 3 के लिए वर्ल्ड बैंक और AIIB ने यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने फंड कर दिया है। 10 सालों तक ये पूरा प्रोजेक्ट चलने वाला है, अप्रैल 2021 से 2031 के बीच में, जहां पे डैम्स की सिक्योरिटी पे काम किया जाएगा। देखिए, आज सेशन में थोड़ा डिले हो गया था तो गवर्नमेंट स्कीम मैंने ऐड नहीं की है, हम मंडे से फिर से ऐड कर लेंगे, तो आप लोग इस पे नाराज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट रूल पहला स्टेटमेंट है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, दोनों हाउसेस की गलत है, मैंने आपको बताया था सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। एक्सरसाइज वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये तो सही बात है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का, ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे इस स्टेटमेंट की जानकारी हमारे सेशन में नहीं है, तो ये मैं आपके लिए सवाल बना देता हूं। आप मुझे बताइए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सनफ्लावर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सनफ्लावर का साफ साफ गलत है, अभी तो डिस्कस किया था, यूक्रेन और रशिया है। डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2012 में इसे लॉन्च किया गया सेंट्रल वाटर कमीशन की तरह, ये तो सही बात है। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद।